हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तापमान का क्षैतिज वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अगर पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का सरफेस एरिया है और अगर आप यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो आप पाते हैं कि भिन्न भिन्न ऊंचाई पर टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसे आप बोल सकते हैं कि तापमान का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो ऊपर की ओर अगर आप जाएंगे तो भिन्न स्थानों पर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बेसिक्स में क्या दिया हुआ है, तापीय परिवर्तन। ठीक है, इसमें दो प्रकार के लिखे हुए हैं, पहला है रुद्धोष्म तापीय प्रक्रम और दूसरा है समतापीय प्रक्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक थर्मल चार्ज और समतापीय प्रक्रम को क्या बोलते हैं, डायबेटिक थर्मल चार्ज। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है? स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रुद्धोष्म तापीय प्रक्रम जो होता है यानी एडियाबैटिक थर्मल चार्ज जो होता है उसमें न तो बाहरी स्रोत से ऊष्मा ली जाती है और न ही बाहरी स्रोत को ऊष्मा क्या है, प्रदान की जाती है। यानी कि उसका बाहरी जो है एनवायरनमेंट से कोई भी नाता नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने में। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे रुद्धोष्म तापीय प्रक्रम। और समतापीय प्रक्रम क्या होता है? देखिए, समतापीय प्रक्रम जो होता है इसमें बाहरी स्रोत से ऊष्मा को प्रदान किया जाता है या फिर लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठंडी के टाइम में एसी आप लोगों ने देखा होगा। एसी क्या है? ठंडी के टाइम मतलब गर्मी के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे देखिए ठंडी का जब टाइम होता है तो बहुत लोग एसी ऑन करते हैं। क्यों? टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को इतना तो पता है ना, एसी जो है वो ठंडी में जो है वो गर्म हवा देता है और गर्मी में क्या करता है, ठंडा करता है। तो इस वजह से अगर आप ठंडी में किसी रूम में एसी ऑन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सके, रूम जो है वो गर्म हो सके। यानी आप लोगों ने क्या की, बाहरी स्रोत से ऊष्मा ली अपने रूम को गर्म करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठंडी में एसी, जो कि समतापीय प्रक्रम का एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों का नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है रुद्धोष्म शीतलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में आप बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडियाबैटिक कूलिंग। इंग्लिश में भी नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, एडियाबैटिक कूलिंग। एक बात और याद रखिए कि जो रुद्धोष्म शीतलन है बेसिकली यह वह प्रोसेस या प्रक्रिया है जहाँ पर हवा के प्रसार के कारण दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इस कारण से ठंडी हवा हो जाती है। जबकि हवा से ऊष्मा का तो कोई लेना देना है नहीं, उसके बावजूद भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दाब जो है, दाब के कम होने के कारण, जब दाब है मतलब सॉरी दाब प्रेशर, ठीक है, प्रेशर जो है वो कम होने के कारण क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मान लीजिए कि ये जो है हवाएं आई और फिर वो धीरे धीरे क्या हुई, सूर्य ताप की प्राप्ति के बाद जो हवा है वो धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठने लगी। गर्म होकर हवाओं का ऊपर उठना आरोहण कहलाता है। पहले जो हवा सघन थी, सघन यानी ठंडी थी। हवा जब ठंडी होती है तो आप बोल सकते हैं कि वो सघन होती है, मतलब काफ़ी डेंस होती है। लेकिन जब वो ठंडी हवा गर्म होने लगती है ना तो हवा विरल होने लगती है। ठीक है, जब उसका आरोहण होता है, फिर उसके बाद वापस से हवा जब ऊपर पहुंचेगी तो ऊपर का टेम्परेचर तो कम है तो हवा का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो फिर से क्या होने लगेगी, भारी होकर नीचे बैठने लगेगी, जिसे अवरोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोहण कहते हैं। अब जब वह नीचे बैठने लगेगी तो वो फिर से क्या हो जाएगी, विरल से सघन हो जाएगी। इस डायग्राम को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या हुई, ये विरल से सघन हो गई। अब इसका आयतन कम हो गया, फलस्वरूप ये क्या होने लगा, संकुचन होने लगा। जिस तरीके से ठंडी में आप लोगों की स्किन जो है वो संकुचित हो जाती है,
सेम टू सेम वैसा क्या हो रहा है, हवाओं के साथ भी हो रहा है। अब यहाँ घर्षण ज़्यादा होगा और उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और दबाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। यानी आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर और जो दबाव है वो क्या है, समानुपाती संबंध रखता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। ये तो मैंने ठंडी हवाओं का बताया, ठीक है। लेकिन हवा जब गर्म थी, हवा का जब आरोहण हो रहा था, यानी ये वाली हवाएं, इसके बीच का क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ का संबंध जो है वो है T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P के। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब कम होगा, टेम्परेचर घटेगा तो दाब अधिक होगा। आप लोगों को रुद्धोष्म शीतलन समझ में आ रहा है। जनरली रुद्धोष्म शीतलन यानी एडियाबैटिक कूलिंग का जो यूज है वो कूलिंग टावरों या फिर वाष्पीकरण कूलर में हवा को ठंडा करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका प्रोसेस अगर आप ध्यान से समझे तो सबसे पहले ना हवा का प्रसार होता है, यानी हवा का एक बड़ा भाग ऊपर उठने वाले क्षेत्रों में पहुंचता है तो हवा का क्या हो जाता है, दबाव कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर दबाव आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हवा का दबाव क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है तो अब तो धीरे धीरे ये तो गर्म हो रही है। फिर उसके बाद इसके आयतन में वृद्धि होगा, दबाव कम होने के कारण हवा फैलेगी। हवा फैलेगी मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, हवा का बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी हवा के प्रसार के कारण उसे आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है, जिसे कि वह अपनी ही ऊष्मा से ले लेती है, जिससे कि फिर क्या होने लगती है, हवाएं ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हवा का उपयोग वाष्पीकरण कूलरों में कर लिया जाता है। अच्छा, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि पहाड़ों पर आपने वर्षा देखा होगा। जब पहाड़ पर चढ़ने वाली जो हवा है वो ठंडी होती है तो उसमें मौजूद जो जल वाष्प है वो पानी की बूंदों से संघनित होकर क्या करते हैं, वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। यह रुद्धोष्म शीतलन का ही एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है, ताप पतन दर। आप लोग जानते हैं ताप पतन दर क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ताप पतन, पतन का मतलब होता है कमी, ठीक है, और दर मतलब कि किस रेट से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर। तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये तो कॉमन सेंस है, आप लोगों को पता है कि ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। औसतन कितना होता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। इसके विपरीत अगर आप लोग देखें, एक आप लोगों को आगे मिलेगा ताप व्युत्क्रमण, ठीक है, या ताप प्रतिलोमन। ये क्या होता है आप लोगों को पता है, यह वह स्थिति होती है जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ने लगता है। ताप पतन के मुख्य प्रकारों में सामान्य ताप पतन दर और ताप व्युत्क्रमण शामिल हैं, जो तापमान के अलग अलग व्यवहार को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। देखिए जो ताप पतन दर होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया ना कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जब आप लोग जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी होता है, तो ये जो कमी है वो ताप पतन दर कहलाती है, ठीक है। अब ताप पतन दर जो है वो कितने टाइप का होता है हम लोगों को ये भी देखना है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर आप लोगों को पहला दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। ये तो आप लोगों को इतना पता है कि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतना आपको पता है, ये आपका हो गया नॉर्मल लैप्स रेट। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ELR। ELR का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट लैप्स रेट, जिसे आप बोलते हैं पर्यावरणीय ताप ह्रास दर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर एक सिटी को देखें तो उसमें डिफरेंट टाइम पर जो ताप पतन दर होगी वो डिफरेंट होगी। यानी कि किसी भी दिए गए स्थान पर दिए गए समय में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वास्तविक ताप पतन दर ELR कहलाता है। ELR का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट लैप्स रेट।
ELR किसे कहते हैं समझ में आया कि किसी भी दिए गए स्थान पर दिए गए समय में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जो टेम्परेचर में कमी होती है उसको आप बोलते हैं पर्यावरणीय तापमान ह्रास दर। जैसे देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो ELR होता है वो किसी भी दिए गए समय और स्थान पर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का एक वास्तविक दर शो करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि ELR सामान्यतः प्रति 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर पर 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए, उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो आप ऐसा मतलब मान लीजिए, सपोज, ठीक है, सपोज कि आप एक मौसम गुब्बारे पर सवार हैं जो हवा में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आपका है, आप इसमें हैं, ठीक है, और ये हवा से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर ये गुब्बारा जा रहा है और आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ कल्पना कीजिए। अब जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं आपको तापमान में कमी महसूस होने लगती है। यह गिरावट की जो दर है तापमान में वह कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की होती है। और यही क्या है, ELR है, मतलब एनवायरमेंट लैप्स रेट है। इस बात को याद रखिएगा। तो ELR का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर भले लिख दिया कि 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ये जनरल वे में लिखा है, बट होता कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ELR की औसत संकल्पना NLR यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट है, जो मैंने आपको बताया था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होगा। अगर वही आप 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना कम होगा बताइए, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी प्रति 1000 मीटर ना, मैंने 1000 किलोमीटर बोल दिया, प्रति 1000 मीटर, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों का नेक्स्ट वाला क्या है, SALR, इसको भी समझ लेते हैं। फुल फॉर्म है सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है वो DALR से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप लोग हिंदी में भी याद कर सकते हैं, संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या फिर पतन दर। याद रखिएगा कि ये जो है ना SALR वह दर होता है जिस पर संतृप्त हवा जो है वो ऊपर उठती है और ठंडी होती है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका अगर आप लोग को परिभाषा लिखने के लिए एग्जाम में आए कि जो संतृप्त रुद्धोष्म ताप पतन दर है वह क्या होती है, उदाहरण से बताइए, तो याद रखिएगा इसको ऐसे लिखेंगे कि जो SALR है वो संतृप्त हवा के एक पैकेट के ऊपर उठते समय हवा के ठंडा होने की दर है। जब हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें मौजूद जो जल वाष्प होता है वो संघनित होकर पानी की छोटी बूंदों या फिर बर्फ की कणों में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए अगर आप इसको देखें तो जब शुष्क हवा का एक गुब्बारा ऊपर उठता है तो उसको क्या होना चाहिए, वो तो ठंडा होता है, लेकिन एक बिंदु पर वह क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। इस बिंदु के बाद हवा को SALR की दर से ठंडा होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि संघनन से निकलने वाली ऊष्मा शीतलन को क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब कि जो मैंने आपको गुब्बारा वाला एग्जाम्पल उस टाइम पे दिया था, ये तो बहुत डेंजरस गुब्बारा बन गया है। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका गुब्बारा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और आप यहाँ हैं। तो मैंने बताया था ना कि आपको खुद ही जो है वो ठंडेपन का एहसास होगा, लेकिन कब, एक लिमिट तक, एक बिंदु के बाद वह क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, और इस बिंदु के बाद उसको SALR की दर से ठंडा होना पड़ता है। SALR का जो दर है ठंडा होने का वो अलग है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल से देखिए, सबसे पहले आर्द्र वायु आई और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म होकर ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर पहुंचने पर उसका तापमान कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1000 मीटर पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो SALR है उसकी दर कितनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि किससे ज़्यादा कम है, जो कि 6.5 से कम है। यानी कि
हमारा ELR जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, SALR से। एक कंडीशन और देखिए, यहाँ पर आर्द्र वायु का आरोहण हो रहा है, ठीक है, ऊंचाई पर गए तो तापमान कम हुआ, कितना कम हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे ही आप क्या बोल रहे हैं, SALR बोल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये कभी भी ऐसे निश्चित नहीं होता है, यानी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा इसके वैल्यू को बदल सकती है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाए कि SALR हमेशा निश्चित होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तो गलत स्टेटमेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ जो आर्द्रता है वो 40% है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ड्राई एयर बोलेंगे। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, जो ड्राई एयर है, अगर ड्राई एयर जो है वो धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें भी सेम होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ड्राई एयर की जो टेम्परेचर में कमी होगी वो कितनी होगी, 1000 मीटर पर 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर ड्राई एयर में 9.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर कमी होती है तो इसे ही आप DLR कहते हैं, ठीक है, DALR, यानी कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। कितना होता है ये, पर किलोमीटर पर 9.8 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप लोग डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, जो DALR होता है वो हवा को जब ऊपर उठाता है तो उस टाइम पे वो ठंडा होने की वो दर है जो अभी तक संतृप्त नहीं है। संतृप्त का मतलब क्या समझते हैं, संतृप्त का मतलब होता है कि उसमें पर्याप्त जल वाष्प है, और संतृप्त नहीं है का मतलब है कि उसमें पर्याप्त जल वाष्प नहीं है। यानी कि यह शीतलन वायु कण के फैलने के कारण होता है, जिससे तापमान क्या होता है, गिरने लगता है। उदाहरण के रूप में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी गर्म हवा के गुब्बारे से एक असंतृप्त हवा का गुब्बारा ऊपर उठता है तो वह फैलने के कारण प्रत्येक 100 मीटर ऊपर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाएगा। ये कितना होता है, याद रखिएगा, 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 1000 लगभग की बात हो रही है ना, तो 1000 मीटर पर ये कितना हो जाएगा, 9.8 डिग्री सेल्सियस। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि ये असंतृप्त हवा का गुब्बारा है। असंतृप्त हवा का गुब्बारा है मतलब इसमें पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प नहीं है। यह अपने आप को क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है, इसका आयतन बढ़ेगा। इस वजह से क्या होता है, ये क्या होता है बताइए, 9.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो पर किलोमीटर पे टेम्परेचर में कमी करता है। अब एक बात यहाँ समझिए कि सबसे ज़्यादा DLR होता है, उसके बाद ELR होता है और फिर SALR होता है। मान लीजिए कि इसको अरेंज करने के लिए बोल दिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वायुमंडलीय स्थिरता और वायुमंडलीय अस्थिरता से क्या क्या होता है। तो वायुमंडल अगर स्थिर है यानी कि बारिश क्या है, नहीं होगा। लेकिन अगर वायुमंडल अस्थिर है तो वर्षण की संभावना बनी रहेगी, यानी वायुमंडल में आर्द्रता इस टाइम पे ज़्यादा होगा। जब बारिश होगा तो वायुमंडल में क्या होगा, आर्द्रता ज़्यादा होगा। वायुमंडल में आर्द्रता अगर ज़्यादा है तो संघनन होगा क्लाउड्स पे, और जब आर्द्रता जो है वो 100% हो जाएगी, हालांकि ऐसा मानते हैं कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या है, 80% है, यानी कि इसको 20% और क्या करना है, उपलब्ध कराना है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइडियल कंडीशन हो जा रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है तापीय प्रतिलोमन या फिर तापीय व्युत्क्रमण भी इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्मल लैप्स रेट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तापीय प्रतिलोमन या फिर थर्मल इन्वर्जन, क्योंकि इसके हम लोगों को ना इंट्रो भी देखना है, फिर हम लोगों को ये देखना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर हम लोगों को इसके टाइप्स देखने हैं। इसके टाइप्स जो है वो
मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अप्रवाही प्रतिलोमन, दूसरा होता है अभिवहन प्रतिलोमन, फिर होता है यांत्रिक प्रतिलोमन। मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इसके कंक्लूजन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो जो क्लासेस है वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो ये हम लोग न्यू क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके नए नए क्लासेस लाने का, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने ऐसा सोचा है कि जो आप लोगों, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैम PDF प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप लोग बस मुझे इतना सजेस्ट कर दीजिए कि PDF जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूं, या फिर PDF जो है वो पेड PDF आप लोग लेना चाहते हैं, तो मुझे आप लोग सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता, और आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि मैं डे बाय डे जो है वो आप लोगों के लिए नई नई क्लासेस, नए नए कॉन्सेप्ट वाले जो टॉपिक होते हैं वो सारे ला रही हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रही हूँ, ना कि एक जो है वो PPT बना के और उसमें लिखे गए थ्योरी को बस ऐसे रीड करा के और मेरी जो क्लासेस है वो जल्दी ख़त्म हो जा रही है। एक टॉपिक पे मैं पूरा जो है आपको 20-30 मिनट देती हूँ। तो आप लोग मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे बताइए कि क्या मुझे पेड PDF लाना चाहिए या फिर मुझे आप लोगों को फ्री PDF प्रोवाइड कराना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।